डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे हमने वीबीटी और उसके लिमिटेशंस, जो मैं आपको डिटेल समझाया हूँ। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देखिएगा, उसके बाद में आप देखिए CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसका आइडिया पर्पस किया था, देखिए, बेथ ने, BETHE, बेथ इन 1929। लेटर बाद में इसको डेवलप किया स्लैब एंड पेनी इन 1932 and also when Lake in 1932। ध्यान से देखिएगा, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं किसका, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। According to VBT, ligand linked to the metal ion by coordinate bond। मतलब VBT का ये कहना था कि लिगैंड मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े रहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। लेकिन CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, देखिए, ये बताया कि लिगैंड और मेटल आयन के बीच में इंटरेक्शन होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू CFT, इंटरेक्शन, अकॉर्डिंग टू CFT, ठीक है, इंटरेक्शन between ligand and metal ion, that is electrostatic attraction। ध्यान से देखिएगा, लिगैंड और मेटल आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किस में होगा? जैसा आपने सुना होगा कि ये मान लीजिए आप एटम है, इसमें प्रेजेंट है सर न्यूक्लियस, यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ न्यूट्रॉन है ना, और ये है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर है। तो ऐसा ही लिगैंड और मेटल आयन के बीच में, लिगैंड और मेटल आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मींस लिगैंड और मेटल आयन का जो बॉन्ड रहेगा वो आयोनिक बॉन्ड होता है, जबकि यहाँ पर VBT ने ये बताया कि ये प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना। लेकिन CFT ने ये बताया कि लिगैंड और मेटल आयन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मींस लिगैंड और मेटल आयन के बीच में क्या होगा बताइए, आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो पहले मैं आपको लिगैंड का डेफिनेशन बता देता हूं, मतलब इसमें जो साइलेंट फीचर ऑफ CFT है पहले वो समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। साइलेंट फीचर्स ऑफ CFT, साइलेंट फीचर ऑफ CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेंगे लिगैंड का। ध्यान से देखिएगा कि द मॉलिक्यूल और आयंस विच आर कोऑर्डिनेट या फिर विच आर लिंक टू द सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज लिगैंड। सबसे पहले इसलिए बताया कि लिगैंड क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, द मॉलिक्यूल्स और ions which are linked to the central metal atom
or ion in a complex called as ligand. देखिए लिगेंड मीन्स कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम और आयन से जो मॉलिक्यूल और आयन जुड़े होते हैं उसे कहते हैं हम लिगेंड। मान लीजिए यह कॉम्प्लेक्स, ओके, और यह है बेटा सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ध्यान से देखिएगा, यहां हमने लिखे NH3 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 और इस पर चार्ज हो गया +3। ध्यान से देखिएगा, लिगेंड और मेटल आयन, ठीक है, लिगेंड और मेटल आयन के बीच में यहाँ पर CFT ने ये बताया क्या आयोनिक बॉन्ड होता है, और जबकि VPT ने ये बताया क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। लेकिन VPT थ्योरी जो है 1931 की है और CFT जो है 1929 की है, लेकिन फर्दर इसको डेवलप किया किसने, स्लैप एंड पेनी ने इन 1932 एंड आल्सो वैन लेक, है ना, इसने भी किया। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, मतलब लिगेंड और मेटल आयन मिलकर के यहाँ तैयार करेगा आयोनिक बॉन्ड, है ना। ध्यान से देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between ligand and metal ion, लिगेंड और मेटल आयन के बीच में क्या होता है आयोनिक बॉन्ड, दैट इज प्योरली आयोनिक, प्योरली आयोनिक इन नेचर, है ना। मतलब ये प्योरली आयोनिक बॉन्ड रहेगा। 2 पॉइंट हो गए बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में इसका पॉइंट ऑफ चार्ज और डायपोल जो है लिगेंड का भी होता है और मेटल आयन का भी होता है। देखिए, बोथ लिगेंड एंड मेटल आयन एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ चार्ज और डायपोल। लिगेंड और मेटल आयन का पॉइंट ऑफ चार्ज, लिगेंड और मेटल आयन का पॉइंट ऑफ चार्ज होता है या फिर डायपोल होता है, मतलब दोनों मिलकर के पोलर बॉन्ड तैयार करेंगे, ये इसका कहना था। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, ध्यान से देखिएगा, कितने पॉइंट्स हो गए 3। इसके बाद देखिएगा लिगेंड में भी यहाँ पर इसने ये बताया कि मेटल आयन पर अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उससे जो जुड़ा आयन और मॉलिक्यूल रहेगा, एक तो ये नेगेटिव हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। मींस इसने पॉजिटिव लिगेंड का कोई आइडिया नहीं दिया। ध्यान से देखिएगा, लिगेंड लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन में, ठीक है ना, में बी, ध्यान से देखिएगा कि द मॉलिक्यूल और आयन विच लिंक टू द, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम, देखिए कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन से जो लिगेंड जुड़े रहते हैं, लिगेंड में भी, लिगेंड में भी नेगेटिव और पॉजिटिव लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन से जो मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, ठीक है ना, एक तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं, फिर सॉरी पॉजिटिव लिखिए हमने, मे बी निगेटिव और न्यूट्रल, निगेटिव और न्यूट्रल। तो देखिए बेटा, निगेटिव लिगेंड के एग्जांपल बताया उसने, OH निगेटिव, और ये बताया H2O, ओके, NH3, मतलब यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जो है ना, लोअर पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम और आयन को। ठीक है, पहले मैं आपको इसके साइलेंट फीचर बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, जब लिगेंड मेटल आयन से अप्रोच होगा, किससे, मेटल आयन से, जब लिगेंड मेटल आयन से अप्रोच होता है
तो मेटल आयन का डी ऑर्बिटल और लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वो उनके बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से मेटल आयन का डी ऑर्बिटल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज T2G एंड EG, और उसी को बताएंगे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये पॉइंट्स आपको ध्यान से देखना है। देखिए, व्हेन लिगेंड्स अप्रोच टू द central metal atom or central metal ion in a complex या फिर in a coordination compound, then d orbital of metal ion splitted into two groups, that is T2G, और इसमें ऑर्बिटल आएगी बेटा, ध्यान से देखिएगा, DXY, DYZ, DZX एंड EG, that is DX square minus Y square and DZ square, T2G and EG called as CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ध्यान से देखिएगा, कॉल्ड एज CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। समझ लीजिए, जब लिगेंड मेटल आयन से नजदीक आएगा, करीब आएगा, तो मेटल आयन का डी ऑर्बिटल और लिगेंड उसके बीच में रिपल्शन होगा। देखिए, when ligand approach to the central metal atom or ion in a complex, then d orbital of metal ion split into two groups। ठीक है, called as क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मतलब इसका कंसेप्ट कैसे, ध्यान से देखिएगा, when ligands approach to the central metal atom or central metal ion, then d orbital of metal ion and electron pair of ligand repelled to each other, therefore d orbital splitted into two groups, that is, ध्यान से देखिएगा, T2G एंड EG। देखिए, जब लिगेंड मेटल आयन से आकर के अप्रोच होगा, ठीक है, तो मेटल आयन का डी ऑर्बिटल रिपेल करेगा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को। ओके, जब मेटल आयन का डी ऑर्बिटल लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेगा, मतलब लिगेंड को रिपेल्ड करेगा, तो उसकी वजह से मेटल आयन का डी ऑर्बिटल दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, स्प्लिट होगा उसका, दैट इज T2G एंड EG। ठीक है, अब T2G में ध्यान से देखिएगा, D वाले तीन ऑर्बिटल आएंगे, DXY, DYZ, DZX, और एक सेकंड वाला पार्ट जो बताया मैंने आपको EG, इसमें आएगा DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। कैसा होगा, क्या होगा, एक एक पॉइंट्स मैं आपको समझाता। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जब ये डिवीजन होगा T2G और EG का, है ना, दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस रहेगा, और उस एनर्जी के डिफरेंस को बोलेंगे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ध्यान से देखिए, प्रूफ करवा के दूंगा, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी between T2G and EG called as crystal field stabilization energy।
CFSE, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय और डिनोटेड बाय डेल्टा नॉट और DQ, दोनों के एनर्जी का फर्क रहता है 10 DQ, ठीक है। DQ रहेगा बेटा डिफरेंशियल क्वांटा, DQ होता है डिफरेंशियल क्वांटा, ध्यान से देखिएगा डिफरेंशियल क्वांटा। पहले हम ये समझ लेते, देखिए ये तो सिंपल से पॉइंट है जो आप ऑलरेडी पहले से समझ चुके हैं। क्या सबसे पहले मैंने लिगेंड का डेफिनेशन बताया, बाद में ये बताया कि लिगेंड में भी लिगेंड में भी नेगेटिव और न्यूट्रल ये हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू CFT, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कि लिगेंड और मेटल आयन के बीच में बोले क्या हो सकता है आयनिक बॉन्ड, मतलब इसने कोवेलेंट बॉन्ड को डायरेक्टली 100% रिजेक्ट कर दिया, मतलब लिगेंड और मेटल आयन के बीच में इसने क्या बता दिया, बताइए आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बोथ लिगेंड एंड मेटल आयन एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, लिगेंड और मेटल आयन में कैसे यूज करेंगे, पॉइंट चार्ज के तौर पर, ठीक है ना, जो मतलब पोलरिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव। ओके, अब ये समझाता हूं आपको, ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट ये है कि CFT ओबे द हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, लेकिन बेटा ये ओबे करेगा वीक फील्ड लिगेंड के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये ओबे नहीं होता। ध्यान से देखिए CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFT क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। चलिए ध्यान से देखिए, जो मैं बोर्ड पे लिखा हूं ये आपको पूरा डिटेल समझा के देता हूं, सिर्फ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मतलब इसका स्प्लिटिंग कैसा होगा, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या रहेगा, ये सारे पॉइंट्स हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट 7 पॉइंट ये है CFT ओबे, ओके, CFT ओबे हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना, लेकिन किसके लिए, फॉर वीक फील्ड लिगेंड के लिए रहेगा बेटा, वीक फील्ड लिगेंड। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, समझ लीजिए पहले। देखिए मान लीजिए ये है d ऑर्बिटल्स, ओके, d ऑर्बिटल्स के 5 टाइप्स है, कितने, 5 टाइप्स, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जब यहां पर लिगेंड अप्रोच नहीं हुआ उस समय इन सारे ऑर्बिटल का एनर्जी सेम था, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, जब लिगेंड अप्रोच नहीं हुआ उस समय ये d ऑर्बिटल के सारे जो ऑर्बिटल्स बताए मैंने, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर, ओके, इनका एनर्जी सेम था। जब लिगेंड आकर के यहाँ पर अप्रोच हुआ तो इसका d ऑर्बिटल डीजनरेट हुआ, ध्यान से देखिएगा, 5 डीजनरेट d ऑर्बिटल, ओके, ध्यान से देखिएगा। मतलब यहां पर क्या है, क्या लिगेंड्स जो है, समझ लीजिए पहले कि यहां पर मेटल आयन से 6 लिगेंड है, मेटल आयन से लिगेंड अप्रोच होने से पहले इसका d ऑर्बिटल का एनर्जी सेम था, लेकिन जब लिगेंड मेटल आयन से आकर के अप्रोच हुआ तो यहां पर देखिए इसका स्प्लिटिंग कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए when ligand approach to the central metal ion in a complex then d orbital of metal ion splitted into 2 groups, तो उस समय मेटल आयन का d ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, दैट इज T2g एंड Eg, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब लिगेंड मेटल आयन से आकर के अप्रोच होगा तो उस समय ध्यान से देखिए मेटल आयन का d ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है
ओके। और मेटल आयन क्या है, डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, मेटल आयन के पास में क्या है, डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा, रिपल्शन होने की वजह से मेटल आयन का डी ऑर्बिटल दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा। पहले मैं आपको इसके साइलेंट फीचर समझा रहा, ओके। फिर अप्लाई कैसे करेंगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए वो बताता हूँ। देखिए बेटा, तो हमने यहाँ पर लिखे हैं T2G और ये लिखे हमने EG। तो ये रहेगा बेटा ट्रिपल डिजनरेट ऑर्बिटल या फिर ट्रिपलेट डिजनरेट ऑर्बिटल, ओके। और ये रहेगा बेटा डबल डिजनरेट ऑर्बिटल, ओके। देखिए ट्रिपलेट डिजनरेट ऑर्बिटल और डबल डिजनरेट ऑर्बिटल, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर ये जो आपको सेंटर लाइन दिखाई दे रहा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए इसको बताते हैं हम बेटा बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। देखिए यहां पर मेटल आयन का डी ऑर्बिटल है ना, और डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कब हो रहा, जब यहां पर लिगेंड आकर के अप्रोच होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर और डी ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन होगा, है ना, और रिपल्शन होने की वजह से इसका डी ऑर्बिटल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दैट इज T2G एंड EG, ओके। अब ये है बेटा यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल पर और ये हायर एनर्जी लेवल पर। ऐसा क्यों होगा, क्या कंडीशन है, मैं आपको धीरे धीरे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए बताता हूँ, अलग अलग रहता, ओके। अब ध्यान से देखिए, इसको बता दिया हमने बैरी सेंटर, ओके बेटा। यहां से इसका जो डिस्टेंस है इसको बताते हैं हम डेल्टा नॉट या फिर 10 dq, डेल्टा नॉट और 10 dq ऐसा बताएंगे सर इसे हम, ओके। यहां बैरी सेंटर से, ठीक है, बैरी सेंटर से ऊपर का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये बता रहे हैं यहाँ पर 0.6 डेल्टा नॉट और 6 dq, 0.6 डेल्टा नॉट और 6 dq। और बैरी सेंटर से बेटा हम यहाँ पर ये जो आपको डिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है ना, ये रहेगा 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है ना, और 4 रहेगा। लेकिन यहाँ पर बेटा ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में, मैं लिख देता हूँ इसे -0.4 डेल्टा नॉट, -0.4 डेल्टा नॉट, ओके। और ध्यान से देखिएगा 4 dq, ओके। ध्यान से देखिए, ये रहेगा +0.6 डेल्टा नॉट और ये रहेगा -0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बैरी सेंटर से इसका और इसका एनर्जी सेम रहेगा, मतलब T2G और एनर्जी का डिफरेंस जो है सेम होगा, ओके। अब सेम कैसा आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जब लिगेंड मेटल आयन से आकर के अप्रोच होगा तो इसका डी ऑर्बिटल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज T2G एंड EG, नो डाउट, ये हमने सॉल्व कर लिया, ओके। अब इसके और इसके एनर्जी के फर्क को बोलते हैं हम CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ओके, CFSE। इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नॉट से या फिर DQ से, ओके। और DQ क्या रहेगा, डिफरेंशियल क्वांटा, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये दोनों का एनर्जी जो है मतलब सेम आना चाहिए, मतलब बैरी सेंटर पे हम 0 बता देंगे यहाँ पर, ओके। तो देखिए कैसा आएगा, the difference of energy between two groups, that is T2G and EG, called as crystal field stabilization energy, CFSE is equal to, देखिए बेटा हमने पहले यहाँ पर लिखे +0.6, चाहे तो आप 6 dq भी लिख सकते हैं, ओके, इनटू EG और T2G। देखिए यहाँ पर EG में ऑर्बिटल आए हैं dx² - y² और dz², और T2G में रहेगा बेटा dxy, ये बताया था मैंने आपको, dyz और dzx, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल कितने हैं बताइए, यहाँ पर ऑर्बिटल है सर 2, ओके। तो इंटू 2 बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्लस, ओके,
यहाँ पर देखिए आप, ये रहेगा -0.4, ओके, ये कितना -0.4 इंटू 3 आ रहा है। एक बार देखिए, ये रहेगा +1.2 -1.2, ओके, और डेल्टा नॉट कॉमन लेकर के दैट इज 0, ठीक है ना। मीन्स बैरी सेंटर से इसका ये एनर्जी Eg का और T2G का सेम रहेगा। यहाँ पर अगर हम DQ रख के बात करेंगे तो सेम आंसर आएगा, है ना। 6 इंटू 2 कितना 12, ओके, माइनस, है ना, 4 इंटू कितना 3 12, +12 -12 दैट इज 0। चाहे तो आप DQ रखो या फिर डेल्टा नॉट, ओके। तो ध्यान से देखिए बेटा, CFT, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ओके, ओबे द हर्ट्ज लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये ओबे करता है, लेकिन ये ओबे करेगा बेटा वीक फील्ड लिगेंड के लिए। किसके लिए? वीक फील्ड लिगेंड के लिए, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए, इसने अज्यूम क्या क्या किया था, ये समझ गया आपको। चलिए देखिए, अब इसने अज्यूम क्या क्या किया था। अजम्पशन ऑफ CFT, ध्यान से देखिएगा, अजम्पशन ऑफ CFT, फिर बाद में हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFT कैसा अप्लाई करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अजम्पशन ऑफ CFT, assumption of CFT, ओके। देखिए CFT का assumption क्या है। सबसे पहला इसका assumption ये है, देखिए सबसे पहले इसने ये assume किया कि लिगेंड और मेटल आयन के बीच में प्योरली आयोनिक बॉन्ड होती है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होती। ध्यान से देखिए, इट assume that only pure ionic bond between ligand and metal ion but not covalent bond। इसने पहला असम्पशन ये माना कि लिगेंड और मेटल आयन के बीच में सिर्फ आयोनिक बॉन्ड होती है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होती, ओके। सेकंड, इसने ये अज्यूम किया क्या लिगेंड एंड मेटल आयन एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। लिगेंड और मेटल आयन को इसने पॉइंट चार्ज माना, ओके। थर्ड असम्पशन ये था, देखिए क्या यहाँ पर सिर्फ d ऑर्बिटल का ही स्प्लिटिंग होता है, मतलब s और p ऑर्बिटल के बारे में इसने कोई इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया। देखिए स्प्लिटिंग ओनली इन d orbital but it does not give information about s and p ऑर्बिटल। इसने s और p ऑर्बिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट, it cannot explain geometry based on hybridization। ये तो सिंपल पता है आपको, क्या हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो VPT ने दिया था, CFT ने नहीं दिया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, पहला असम्पशन इसका यह था कि लिगेंड और मेटल आयन के बीच में सिर्फ और सिर्फ आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। सेकंड यह है कि जब लिगेंड और मेटल आयन को इस्तेमाल करते हैं एज अ पॉइंट चार्ज। थर्ड, स्प्लिटिंग ओनली
इन d ऑर्बिटल बट नॉट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट SnP। मतलब CFT ने सिर्फ जो एक्सप्लेनेशन बताया आपको कि लिगेंड जब मेटल आयन से नज़दीक आएगा तो उस समय मेटल आयन का d ऑर्बिटल दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि इसने s और p ऑर्बिटल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। ओके, उसके बाद देखिए क्या हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp3 हुआ, sp2 हुआ, उसके बाद में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3d हुआ, तो ज्योमेट्री कौन सा रहेगी, ठीक है ना, वो एक्सप्लेन नहीं किया CFT ने, बल्कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बताया था VBT ने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, ठीक है ना। तो ये थे CFT के अजम्पशन, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ CFT बेस्ड ऑन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उसके बाद में पढ़ेंगे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। बाय।